रूस यूक्रेन जंग को लेकर दरअसल डोनेट्स्क के बखमूत में बड़े हमले का दावा सामने आया है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूस ने बखमूत पर 20 हवाई हमले किए हैं, जबकि शहर पर 60 रॉकेट दागे गए हैं। इन हमलों में बखमूत में भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। राख हो गया शहर। युद्ध की जिद ने शहर को ली लिया। तबाही के हथियारों ने शहर का ऑक्सीजन छीन लिया। निराश है लोग, हताश है लोग। बखमूत अपने भाग्य पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। युद्ध की आग में शहर के बाशिंदों का सब कुछ भस्म हो गया। वीरानगी छा गई है इस शहर में, जैसे अभी अभी किसी ने शहर को तोड़ा हो। इंच इंच, ईंट तर ईंट, дівар тер дівар. Відбудеться наступного тижня. Фактично це буде підсумковий саміт Групи Семи за цей рік. І на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. कैसे लुट गया ये शहर, कैसे बर्बाद हो गई इसकी ऐतिहासिक बुलंदी रातों रात। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में इस वक्त जो भीषण लड़ाई चल रही है उसे देख लीजिए। रूस की तोपें गरज रही हैं। यूक्रेन के जवान पुतिन के फौज के सामने चट्टान सरीखे खड़े हैं और जहां नहीं खड़े रह सके वो बखमूत शहर हो गया। Дуже тяжке, дуже тяжке. Невозможно. Холодно. Нема одіял. От що погано. Одіял нема, мед нема. У хаті 3-5 градусів. Оце за буржуйкою зараз стоїмо. Сказали, записуйтесь, ідіть. Ой, коли це закінчиться, коли це закінчиться, Господи. В каменном веке. Это чудовищно в 21 веке. И ни одна, и никто стран не может помочь. Ну що ж це таке? Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут, ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. बखमूत खंडहर में तब्दील हो चुका है। 5 लाख लोगों का ये हंसता खेलता शहर रूस की मिसाइलों से नष्ट हो चुका है। इस शहर की गलती थी जो ये पुतिन के डोनेट्स्क और लुहांस्क जाने के बीच पड़ता था। पूरे शहर में मातमी सन्नाटा पसरा है। रशिया यूक्रेन वॉर जोन से इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन की बर्बादी की सबसे लेटेस्ट क्लिप जो कि पुतिन ने तैयार की थी, उसमें बखमूत की बर्बादी टॉप पर थी। और रूस की फौज बखमूत जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए पहले से तैयार थी। बखमूत डोनबास का शहर जो अब सिसक रहा था, लेकिन डोनेट्स्क में ऐसा ही आलम है। मलबे इतने हैं कि शहर उसमें दफन सा हो गया। इधर खेरसौन की हार के बाद फाइट बैक की कोशिश में पुतिन की फौज ने खार्किव में बारूद बिछा दिया। एक के बाद एक हमले, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की फौज सुमई में भी भीषण लड़ाई लड़ रही है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के गिराए जाने और खेरसौन की जीत से ज़ेलेंस्की के सिपाहियों का जोश हाई है। Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області,
а також Комишуваха, Григорівське і Юліївка на Запоріжжі. बखमूत को बर्बाद करने के लिए पुतिन ने हथियारों का इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। बखमूत पर पुतिन की आर्मी ने सिर्फ 48 घंटे में 20 एयर स्ट्राइक किए, 60 रॉकेट बखमूत पर दाग दिए। यूक्रेन आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि शहर के करीब 20 आबादी वाले इलाके हमले में धू-धू कर जलते दिखे। पहले से बखमूत में रूस की फौज ने बारूद बिछा दिया था और धीरे धीरे पहले बारूद सुलगा, फिर धमाकों से शहर के कान की चदरें फट गई। पूरा शहर शमशान लगने लगा, जिधर देखो तबाही ही तबाही। एक बार फिर आप नोट कर लें कि बखमूत पर रूस की जीत का मतलब है डोनेट्स्क और लुहांस्क पर रूस का झंडा तभी लहरा सकता था जब बखमूत वाली दीवार को राख कर दिया जाए। पुतिन कामयाब रहे। बखमूत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से यानी डोनेट्स्क का गेटवे है। यहाँ रूस की फौज के होने का मतलब है डोनेट्स्क की जीत की चाबी अब पुतिन के पास है। लड़ाई भीषण होगी, लेकिन ये पक्का लग रहा है कि जो पुतिन को रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें भी बखमूत की तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। पुतिन इस बार आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की बर्बादी की सबसे लेटेस्ट स्क्रिप्ट जो पुतिन ने तैयार की थी, उसमें बखमूत की बर्बादी टॉप पर थी। रूस की फौज बखमूत जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए पहले से तैयार थी। युद्ध की विभीषिका में लोगों के घर जलते तो ये बाशिंदों की गलती है कि उन्हें आशियाना युद्ध की तारीख पूछकर क्यों नहीं बनाए। बखमूत स्वाहा हो गया और यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की ये मैसेज पूरी दुनिया तक प्रसारित कर रहे हैं। कहां-कहां कितने मारे गए, कहां-कहां कितनी बर्बादी हुई, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए हमने इंटरनेट पर कई तरह की साइट्स को खंगाला और जो सामने आया वो ये कि बखमूत का गिरना ज़ेलेंस्की के लिए रिश्ता घाव बनने वाला है। बखमूत के कहने का मतलब है पुतिन खेरसोन की हार से उबर रहे हैं। परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकियों के बीच बखमूत का मिट जाना पुतिन के फाइट बैक का सबसे ताजा उदाहरण है। पुतिन को बखमूत मिल गया है। बखमूत में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं और बाशिंदे अब भी शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस क्षेत्र पर मॉस्को से हमले से पहले भी यहाँ लोग कई सप्ताह तक पानी और बिजली की सुविधा हो चुके थे। मतलब शहर पहले से डार्क एज में था, अब पूरी तरह से स्टोन एज में पहुंच चुका है। और महायुद्ध से जुड़े एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल से अटैक का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के सैनिक इस्कंदर मिसाइल दागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया ये गया है कि इस मिसाइल के जरिए अटैक करने की बार-बार कोशिश की गई। हमले में यूक्रेन का ठिकाना तबाह हो गया है और यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है और अमेरिकन इस्कंदर मिसाइलों का प्रयोग किया गया है और एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ इन मिसाइलों से अटैक करके रूस के जो ठिकाने हैं वो तबाह करने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले का दावा रशिया की ओर से किया जा रहा है और ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज खासकर अमेरिका को ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि कहीं से भी रूस पीछे नहीं हटेगा। इस बीच पुतिन ज़ेलेंस्की पर चौतरफा चोट कर रहे हैं। बखमूत की बदहाली की पटकथा भी लिख रहे हैं और यूक्रेन के कमर को भी तोड़ रहे हैं। बखमूत के अलावा ओडेसा पर हुए हमले से शहर में पूरी तरह मातम छा गया है। जी हां, यूक्रेन के बिजली उत्पादन प्रणाली पर रूस के ड्रोन हमलों के बाद शहर अंधेरे में डूब गया है। ऐसा भी नहीं था कि बखमूत की बाजी की तैयारी ज़ेलेंस्की की सेना ने नहीं की थी। ये 7 दिसंबर का वीडियो है। बखमूत के पास
यूक्रेन की आर्मी विंटर में वार का धार तेज कर रही है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति है। पीने के लिए पानी का इंतजाम भी चाकू से बोतल को चीर कर करना पड़ रहा है। मौत की नींद सुला देने वाली सर्दी में यूक्रेन की फौज ने बखमूत का मोर्चा बड़ा तरीके से संभाला था। Як зупинятися? Це ж наша земля. ज़ेलेंस्की की फौज कई दिनों तक लड़ती रही, लेकिन पुतिन की सेना इस बार खेरसोन वाली हार से सबक सीख गई दिखी और बलशाली दिख रहा बखमूत अब पुतिन की विजय पताका फहरा रही है। युद्ध में उजड़े आशियानों की गिनती करने वालों में पुतिन नहीं दिखते। पुतिन गरज चुके हैं कि उन्हें परमाणु बम गिराने की नौबत आए तो उनकी उंगली एटम बम के बटन तक पहुंचने में क्षणिक भी देर नहीं करेगी। आप समझ सकते हैं पुतिन किस कदर गुस्से में है। उनका क्रोध 7वें आसमान पर है। क्रेमलिन से पहले भी किसी की नहीं सुनी और अब भी नहीं सुन रहे हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की पर चौतरफा चोट कर रहे हैं, बखमूत की बदहाली की पटकथा भी लिख रहे हैं और यूक्रेन की कमर भी तोड़ रहे हैं। ओदेसा अंधेरे में समा गया है। यूक्रेन के बिजली उत्पादन प्रणाली पर रूसी ड्रोन हमलों के बाद शहर अंधेरे में डूबा है। 15 लाख से ज्यादा लोगों को मोमबत्ती जलाकर रात गुजारनी पड़ रही है। कपकपाती ठंड में इस तरह की बिजली का गुल होना लोगों के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा है। बिजली के गुल होने से पानी की किल्लत के अलावा खाने पीने की चीजों का प्रोडक्शन होना बंद हो गया है। कई लोगों को दूसरे शहरों से भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। खास तौर पर घरों को गर्म करने के उपकरण किसी काम नहीं आ रहे हैं और लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। बिजली की किल्लत से लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ओदेसा की जिंदगी मुश्किल में है। Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є. प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ईरान में बने कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जिसके चलते ओदेसा में लगभग 15 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पुतिन किस तरह से युद्ध में कम बैक कर रहे हैं, सिर्फ ये रूस के यूक्रेन पर हमले में तेजी से साबित नहीं होता, बल्कि उन इलाकों में तादाद भी मायने रखती है। डोनेट्स्क, खार्किव, ओदेसा, सुमी और खेरसोन पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं। ज़ेलेंस्की को शायद इस दावे से जल्दी ही पीछे हटना पड़े कि पुतिन के जीते यूक्रेन के 50% इलाकों पर यूक्रेन ने दोबारा विजय हासिल कर ली है। नवंबर के महीने में यूक्रेन ने ऐलान किया था कि उन्होंने खेरसोन शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है, लेकिन युद्ध के मैदान में अब हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए और हार मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ समय से रूस ने खेरसोन में हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। इधर ज़ेलेंस्की अब खेरसोन में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन पर उन्हें रूसी सेना के साथ मिलकर साजिश करने का शक है। खेरसोन में मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों को ढूंढने के लिए अधिकारी सभी लोगों की आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। लोकल लोगों से पूछताछ जारी है। कारों की तलाशी ली जा रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो अभी भी अपने पुराने आकाओं को जानकारी दे रहे हैं। खेरसोन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन ने 130 लोगों को गद्दारी के आरोप में पकड़ा है। ज़ेलेंस्की घर में गद्दार ढूंढ रहे हैं और पुतिन ज़ेलेंस्की के घर में अपनी तारीफ करने वाले ढूंढ रहे हैं। जो मान गए तो अच्छा है, वरना तोप के गोले के शिकार हो जाओगे। करीब 300 दिनों तक पहुंचती ये जंग दुनिया के लिए नासूर बन गई है। इस युद्ध ने यूक्रेन को बर्बाद किया है तो रूस को भी तबाह करने में कमी नहीं की है। दुनिया परेशान है और यूक्रेन के लिए इस बीच दो देशों के नेताओं की लड़ाई का शिकार बनने के लिए मजबूर है। अवाम तो अवाम है, सुल्तान के कहे में रहे तब तक ठीक।
गुजरात में आज भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण है। बिल्कुल, आपको बता दें भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की गांधीनगर में भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज गांधीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाएंगे। जुलाई 1962 अहमदाबाद के शिलाज गांव में भूपेंद्र भाई पटेल का जन्म हुआ। वैसे उनका पूरा नाम भूपेंद्र रजनीकांत भाई पटेल है, लेकिन उन्हें चाहने वाले दादा भी कहकर पुकारते हैं, जो उनके बेहद करीबी है। कहा जाता है कि उन्हें ये सुनकर अच्छा लगता है, वो भावुक भी होते हैं क्योंकि इससे वो जनता के और करीब खुद को महसूस करते हैं। कोई राजनीतिक बहुत बड़ा पीछे बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी जब भूपेंद्र भाई को विजय रूपाणी से सत्ता लेकर कमान सौंपी गई तो हर कोई भौचक्का रह गया, हैरान रह गया। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने कमाल कर दिया, 156 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है, उसके बाद दोबारा से सीएम पद की शपथ लेते ठीक दोपहर 2 बजे नजर आ जाएंगे और 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। लेकिन मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, दिनेश नागर, पीछे की ये तस्वीरें, ये सीटें भरी हुई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी समर्थकों से, जो बेहद जोश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, पिछली बार भी 12 सितंबर 2021 सोमवार के दिन ही भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने शपथ ली थी और अभी भी भूपेंद्र पटेल ने 12 दिसंबर की ये तारीख चुनी है। सोमवार का ही आज का ये दिन है। हालांकि ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि वो पहली बार विधायक बने और फिर सीधे मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने से पहले आपको बता दें कि पहले भूपेंद्र पटेल कभी मंत्री नहीं बने, वो पहले विधायक बने और फिर सीधे मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गए। गुजरात राज्य के जो 33 जिले जिनका समीकरण लगातार हम आपको बता रहे हैं, ये सीटें जो कुछ खाली नजर आ रही हैं, बस करीब आधे पौन घंटे में भर जाएंगी, क्योंकि लगातार आने वालों का सिलसिला जारी है। पासेस खास तौर पर जारी किए गए हैं ताकि पूरी तरह से शांति व्यवस्था इस बीच कायम की जा सके। एक अलग ही जोश जब आप इन कार्यकर्ताओं के पास में जाते हैं तो दिखाई देता है। मैं भी इन कार्यकर्ताओं से आगे बातचीत जरूर करूंगी, क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी ने यहां पर कमाल कर दिया, वो कर दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार प्रसार में बहुत तेजी से जुटे हुए थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, और मानो उनकी जुबान पर सरस्वती थी, ठीक वैसा ही हुआ। वो रिकॉर्ड टूटा जो बीजेपी ने न सिर्फ अपना तोड़ा, बल्कि 1985 में जो कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी, उसका रिकॉर्ड भी यहां पर टूट गया। और जब पहली बार विधानसभा चुनाव 1960 में हुए थे, तब 132 में से 115 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। देखिए, सिलसिला ये चलता रहा और कांग्रेस जिस तरह से सिमटी, बीजेपी उसी तरह से अपने कमल को खिलाती गई और ये दायरा यहां पर बढ़ता चला गया। मेरे पीछे की तस्वीरों के साथ में मेरे सहयोगी जनक दवे के पास भी रुख करूंगी। जनक, अब कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, स्थानीय लोगों के आने का सिलसिला यहां बहुत तेजी से शुरू हो गया है। 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह की वो भव्य तस्वीर भी नजर आएगी। आज की ये तस्वीर किस तरह से शून्य से शिखर की तरफ संकेत करती हुई नजर आएगी? देखिए, हमें देखना होगा, क्योंकि पीएम खुद उस मंच पर मौजूद होंगे और साथ ही में यहाँ पर चूंकि जद्दोजहद काफ़ी हुई। अगर आप पहले 2017 में जब 99 सीटें आई थी, उसके बाद की जो फैक्टर्स रहे थे वो इतने हावी रहे कि पुरानी सरकार को एक साथ घर पर बिठा दिया गया, सब नए चेहरों को लाया गया। और उसके बाद का बदलाव देखिए कि 156 तक पहुँचा पीएम मोदी का चेहरा, और उसके बाद जो रणनीति जो मैदान में उतारी गई और उसका असर इस तरीके का रहा कि 156 सीटें जीतकर एक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? वेरावल से। आपके यहाँ से तो कोई मंत्री बना नहीं? मंत्री नहीं बना, पर एमएलए तो है ना। एमएलए है, तो उससे भी खुश हैं आप? जो भी खुश है, खुश, बहुत खुश है। क्या कहेंगे इस बार 156 जितने सीटें आपके यहाँ? सोमनाथ में हालांकि सीट नहीं है आपके यहाँ। हालांकि नहीं है, वहाँ मुस्लिम और एक कॉमेडी की ज़्यादा बस्ती थी, वो सब ज्ञाति कम्युनल बेस पर वोट दे दिया। बिल्कुल। आप भी कहाँ से आए? सोमनाथ से। सोमनाथ से ही आए। हाँ। तो सारे सोमनाथ से आए, कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ से मंत्री नहीं बना कोई, लेकिन जीत पर वो काफ़ी खुश है, चूँकि 156 जितनी सीटें आई है। और इस बार का जो मंत्रिमंडल जिस तरीके का बनाया गया, उसमें कई जो ज़िले हैं वो छूटे हैं ज़रूर, लेकिन अब नए प्रयोग होंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चूँकि 156 का जब कंफर्ट मेजोरिटी आपके पास होती है तो ये ज़रूर नहीं कि आप किसी कास्ट के दबाव में आकर उनको मंत्री बनाएं या कुछ करें। ऐसे में
आज जो मंत्रिमंडल आपको दिख रहा है 16 लोगों का, 17 लोगों का, यहाँ पर अगर इसे एक संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से शपथ ग्रहण समारोह को देखा जाएगा तो ये सामान्य शपथ ग्रहण समारोह दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसके पीछे गुजरात की पूरी सियासत और बीजेपी के उस सफर को देखेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के सफर को देखेंगे, जिस तरह से अब ये पूरा 7वीं बार शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीर बीजेपी की तरफ से नजर आएगी वो ये बताएगी कि इस सफर के दौरान कौन कौन सी वो चुनौतियां सामने आई, किस तरह से बीजेपी ने अपने उन 4 हिस्सों यानी कि उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र एवं कच्छ में किस तरह से वो जनता के बीच में गई, वो तमाम चुनावी रैलियां यहां पर की गई, ना सिर्फ जनसभा, रोड शो, बल्कि जनता को जानने की कोशिश और जनता के बीच जाकर जनप्रतिनिधि, एक सेवक के तौर पर खुद को स्थापित करना, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी समझा, ये बीजेपी के दिग्गजों ने भी समझा, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझा। तमाम तरह के रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं। एक रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर रखेंगे। अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सीएम भूपेंद्र पटेल को बधाई दी है, उनकी पूरी टीम को यहाँ पर बधाई दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप भी। गुजरात राज्य में आज 7वीं बार निरंतर हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जो हमारे इनकम्बेंट सीएम हैं भूपेंद्र पटेल जी, वो दूसरी बार कंसेक्यूटिवली शपथ लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें और उनके नए साथी जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उन्हें बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत है। 182 में से 156 सीटें हासिल हुई हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो 2012 में 115, 2017 में 99 यानी कि 2.5 का आंकड़ा भी ना छूना और 2022 में सीधे 156 का ये सबसे बड़ा आंकड़ा, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा आखिरकार बीजेपी ने छू लिया। इसके लिए जी तोड़ मेहनत यहाँ पर की, एक लंबा सफर यहाँ पर तय किया। तमाम तरह के रिएक्शंस इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। हार्दिक पटेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुने। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। ये हमारे लिए खुशी का दिन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी हम लोगों को मिली है, जिस जिम्मेवारी पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक मजबूती से काम करेगा। और नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कहा है कि आने वाले 15, 10, 5 साल का जो फ्यूचर गुजरात और मजबूती से तय होना है, बस उस पर काम किया जाएगा। तो गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान 30 से ज्यादा रैलियां की तो विपक्ष उन पर जमकर निशाना साध रही थी। वो कह रही थी कि पीएम मोदी सिर्फ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता इससे अब दोबारा से बीजेपी का साथ नहीं देगी। लेकिन आपको आंकड़ा यहां पर बता देती हूं, 30 से ज्यादा रैलियां पीएम मोदी के जरिए की गई, जिनमें से 83 यानी कि 14 जिलों की 83 सीटों पर 71 सीटों पर बीजेपी काबिज हो गई। आप समझिए, जब पीएम नरेंद्र मोदी बड़े बड़े रोड शो करते हैं, जनसभा करते हैं, संबोधित करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो सीधा गुजरात की जनता से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, एक चीज बहुत देखने में आई है, गुजरात में 156 सीटें, हर जगह बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हारी हुई तब भी परफॉर्मेंस जो है एंटी इनकम्बेंसी को आपने दबा दिया। ये क्या माना जाए कि गुड गवर्नेंस का जो मॉडल प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले शुरू किया था, 8 साल बेमिसाल जिसको लोग कह रहे हैं, उस गुड गवर्नेंस का फल जनता तक पहुंचने लगा है, जिसका फल अब हमें मिल रहा है? आपने एकदम सही कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक ऐसा गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है जिससे जन साधारण को, देश के बिल्कुल साधारण नागरिकों को एक भरोसा आया, एक व्यवस्था में भरोसा आया है कि उनके जो हक हैं वो ट्रांसपेरेंटली, सुविधाजनक तरीके से, बिना करप्शन के उनको अपने हक मिल सकते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कैसे इस व्यवस्था को खड़ा किया, केंद्र में रखा साधारण नागरिक को और सारी व्यवस्थाएं बनाई उसके चारों तरफ। 45 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, 135 करोड़ आधार से, डिजिटल आइडेंटिटी से उसको सीड किया, यूपीआई का सिस्टम बनाया। इस सिस्टम से आज अब तक 26 लाख करोड़ रुपए सीधे साधारण नागरिकों के खाते में पहुंच चुके हैं। याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया दिल्ली से भेजो, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कोई और खा जाता है। आज 1 रुपया भेजते हैं मोदी जी, पूरा का पूरा 1 रुपया अकाउंट में पहुंचता है साधारण नागरिकों के।
अश्विनी सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है डिजिटल, और प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया को बहुत कहती है। एक क्लिक ऑफ द बटन होता है, लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कहते हैं यूरोप के कई देश भी इतने ज्यादा नागरिकों को, करोड़ों लोगों को एक साथ ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। ये कैसे संभव हुआ? आप तो डिजिटल मंत्री भी हैं। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पीएम साहब ने बहुत क्लियरली साधारण नागरिक को केंद्र में रख के उसके चारों तरफ एक सुचारू व्यवस्था बनाने का प्रण लिया, संकल्प लिया, और उस संकल्प को सिद्ध भी किया। आज अगर आप देखो, साधारण से साधारण छोटे से छोटे गांव में भी डिजिटल सुविधाएं पहुंचे, उसके लिए 4.5 लाख CSCs हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स है। एक ऐसा नेटवर्क बना है, भारत नेट का नेटवर्क बना है। इस तरह से एक ऐसा नेटवर्क बना है, ऐसी सुविधाएं बनी है जिससे कि आम नागरिक को ये सुविधाएं मिल सके। कई एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने रखें डिजिटल का, गुड गवर्नेंस में डिजिटल का रोल, उसमें कोविन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे 216 करोड़ वैक्सीनेशन दिए गए एक छोटे से पीरियड में, 1 साल और 10 महीने के पीरियड में। बड़े बड़े पावरफुल रिच कंट्रीज भी आज भी वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल मिला है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि नागरिकों को अपने काम करने से रोकती थी। आज इनकम टैक्स के असेसमेंट फेसलेस हो गए हैं। रिफंड के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाता है। आज एक साधारण नागरिक अपने घर के सपना है, घर बनाने का सपना है, तो करप्शन के अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी लाना, एक ऐसा मेथड लाना जिससे कि नागरिकों को उनका हक मिले, ये गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल है। आप देखिए ना, 1500 के आसपास कानूनों को हटाया गया, 20,000 के आसपास कंप्लायंसेस ऐसी थे जिसका कोई मूल्य नहीं था, केवल कुछ चंद ऑफिसर्स को उससे फ़ायदा होता था और किसी को फ़ायदा नहीं होता था, उन सबको हटा दिया गया। तो लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए, लोगों के जीवन में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात आए, वो है गुड गवर्नेंस का रिजल्ट। और लोग उसी में फेथ दिखा रहे हैं, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स में फेथ नहीं दिखाते। कितना मुश्किल होता है इस गुड गवर्नेंस को अपने अपने मंत्रालयों में इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जो जकड़न, जो शिथिलता सालों से 70 साल की शिथिलता थी, उसको दूर करना इस गुड गवर्नेंस मॉडल से। आपने सही कहा, कठोर डिसीजंस प्रधानमंत्री जी लेते हैं, पराकाष्ठा, परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं, और उसका प्रभाव पूरे देश भर में आज दिखाई भी देता है। आज पीएम साहब खुद हर महीने बड़े प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन पे, प्रगति के प्लेटफॉर्म पे स्वयं रिव्यू करते हैं। ये गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, लोगों को चाहिए कि जो डिलीवरी, जो प्रोजेक्ट्स उनके हित में है, वो प्रोजेक्ट्स हो समय पे। तो ये जो एक व्यवस्था में, सोच में, काम करने के तरीके में जो बदलाव प्रधानमंत्री जी लेके आए, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिस मिसाल पे आज जन जन का, जन साधारण का, हर एक नागरिक का प्रधानमंत्री जी पे एक स्पष्ट भरोसा है। वही भरोसा रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स में भी दिखाई देता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे अपोजिशन रूल स्टेट्स हो, चाहे बीजेपी रूल स्टेट्स हो? बिल्कुल नहीं। आप कई एग्जांपल्स दीजिए, ये भी गुड गवर्नेंस का बहुत बड़ा मायना है। उड़ीसा में साइक्लोन आए, चाहे वहाँ पे सरकार बीजेपी की नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले व्यक्ति होते हैं जो कि वहाँ पे रिलीफ के लिए पहुँचते हैं। बंगाल में इतनी इलेक्शन के समय में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ रही, लेकिन जब तूफान आया तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले वहाँ पहुँचे, मोदी जी वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे रिलीफ के लिए। आप किसी भी गांव में जाके देखिए, जो जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जितनी व्यवस्थाएं, जितनी स्कीम्स हैं, स्कीम में कोई ना तो हिंदू और ना मुस्लिम का भेदभाव है, ना कोई जाति का भेदभाव है, ना कोई इस गांव में करूं और उस गांव में नहीं करें, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही सुचारू गुड गवर्नेंस का मॉडल दिया है और लोगों का भरोसा उस पर।